हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक एहसास है, एक रहस्य है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान खुद को समझने की कोशिश करता है। यहाँ हर रास्ता, हर हवा का झोंका, हर खामोशी कुछ कहती है। लेकिन इन्हीं कहानियों के बीच कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां जवाब नहीं मिलते, जहां सवाल ही सवाल रह जाते हैं। और ऐसी ही एक जगह है रूपकुंड झील। सोचिए, आप अकेले हैं 16,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, इतनी खामोशी कि आपको अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे। स्लो आप एक एक कदम बढ़ाते हैं, आपके जूते बर्फ पर हल्की सी आवाज करते हैं। और फिर अचानक आपका पैर किसी चीज से टकराता है। 2 सेकंड पॉज, आप नीचे देखते हैं और उस पर सब कुछ बदल जाता है। डीप, वो पत्थर नहीं था, वो एक इंसानी खोपड़ी थी। आप घबरा कर पीछे हटते हैं और चारों तरफ देखते हैं। स्लो, और जो आप देखते हैं वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना है। आपके आसपास हर जगह कंकाल पड़े हैं, खोपड़ियां, पसलियां, हाथ पैर, कुछ आधे बर्फ में दबे हुए, कुछ पूरी तरह खुले हुए। स्लो, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। ये जगह है रूपकुंड लेक, जिसे दुनिया जानती है स्केलेटन लेक के नाम से। लेकिन ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक सवाल है। डीप्स, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। आप कहानी को और गहराई देते हैं, नैरेटिव एक्सपेंशन। कल्पना कीजिए, सदियों पहले यहीं पर एक बड़ा काफिला चल रहा है, सैकड़ों लोग, कुछ पैदल, कुछ घोड़ों पर, साथ सामान है, खाने पीने की चीजें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एक मकसद है। शायद वो एक धार्मिक यात्रा पे है, शायद वो किसी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। कि उनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हंसी ये बातें हैं, उम्मीद है। उन्हें नहीं पता कि कुछ ही घंटों में सब खत्म होने वाला है। आसमान धीरे धीरे बदलने लगता है, काले बादल घिर आते हैं, हवा तेज हो जाती है और तापमान अचानक गिर जाता है। स्लो, लोग घबराने लगते हैं। कुछ लोग रुकने की बात करते हैं, कुछ आगे बढ़ने की। लेकिन तभी आसमान से गिरता है पहला ओला, फिर दूसरा, और फिर अचानक इंटेंस बैक इन ट्री वाज अप। आसमान से बरसने लगते हैं पत्थरों जैसे ओले। ये कोई आम बारिश नहीं है, ये है मौत की बारिश। हर ओला इतना बड़ा कि सिर पर गिरते ही इंसान वहीं गिर जाए। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहाँ जाएं? कि चारों तरफ खुला मैदान, ना कोई पेड़, ना कोई गुफा, बस आसमान और नीचे मौत। एक एक करके लोग गिरने लगते हैं, चीखें गूंजती हैं,
और फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। और फिर साल बीत जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं, लेकिन वो कंकाल वहीं रह जाते हैं, जैसे समय उन भूल गया हो। एक आदमी इस जगह तक पहुंचता है और वो देखता है वो सब जो हमने अभी महसूस किया, और उसी दिन ये रहस्य दुनिया के सामने आता है। वैज्ञानिक आते हैं, जांच होती है, और पता चलता है इनकी मौत किसी बीमारी से नहीं हुई, ना ही किसी युद्ध में। इनकी मौत हुई थी आसमान से गिरे ओलों से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीएनए टेस्ट बताता है इनमें से कुछ लोग भारत के नहीं थे, कुछ लोग यूरोप से थे। अब सवाल और गहरा हो जाता है, वो यहां क्यों आए थे, किसके साथ आए थे, और क्या वो भी उसी तूफान का शिकार हुए? आज भी जब बर्फ पिघलती है, ये कंकाल फिर से दिखाई देते हैं, जैसे वो हमें याद दिला रहे हो कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती और कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रह जाते हैं हमको उठ के। दशकों तक रूपकुंड की कहानी लगभग सुलझी हुई लगती थी। एक मध्यकालीन भारतीय तीर्थ यात्रा, एक अचानक आया ओलावृष्टि, सामूहिक मृत्यु, दुखद, हाँ, लेकिन समझ में आने वाला। फिर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसने हर अनुमान को तोड़ दिया। टीम में थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, भारत के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ता और पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ। इन्होंने रूपकुंड झील से मिले 38 कंकालों के जीनोम वाइड प्राचीन डीएनए का विश्लेषण किया। जो मिला उसने उन्हें भी चौंका दिया। रूपकुंड की हड्डियां एक समूह की नहीं थीं, वे 3 अलग अलग पूर्वज समूहों की थीं। पहला और सबसे बड़ा समूह 23 व्यक्ति जिनकी आनुवंशिक वंशावली आज के दक्षिण एशिया से मेल खाती थी, संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्री, संभवतः 9वीं शताब्दी की उसी ओलावृष्टि से जुड़े। लेकिन दूसरा समूह 14 व्यक्ति जिनकी आनुवंशिकता पूर्वी भूमध्य सागर की थी, ग्रीस, क्रीट, एशियन की दुनिया, और उनकी रेडियोकार्बन डेटिंग 9वीं सदी नहीं, 17वीं से 20वीं सदी। पूर्वी भूमध्य सागर से आए लोग एक ऊंचाई वाली हिमालयी झील पर, जो 1 हफ्ते की कठिन ट्रैकिंग के बाद मिलती है, किसी व्यापार मार्ग या बड़े तीर्थ सर्किट से बिल्कुल दूर। वे यहाँ क्यों थे, उन्हें इस जगह के बारे में पता कैसे चला? शोधकर्ता हैरान थे। दक्षिण एशियाई समूह के विपरीत इन भूमध्य सागरीय लोगों में ऊंचाई पर रहने का कोई खाद्य अनुकूलन नहीं था। उनके स्थिर आइसोटोप संकेत बता रहे थे कि वे मरने से पहले ऊंचाई पर लंबे समय नहीं रहे थे। वे आए, चढ़े और मर गए। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये समूह किसी अलग धर्म के तीर्थयात्री रहे होंगे, शायद पूर्वी भूमध्य सागर और नंदा देवी तीर्थ मार्ग के बीच किसी अब भुला दिए गए संबंध का पालन करने वाले। दूसरों का सुझाव है कि वे व्यापारी, खोजकर्ता या किसी ऐसे अभियान के सदस्य हो सकते हैं जिसका उद्देश्य पूरी तरह अज्ञात है। और एक और व्यक्ति आनुवंशिक रूप से दोनों मुख्य समूहों से अलग दक्षिण पूर्व एशियाई वंशावली का था। 3 समूह, 2 प्रमुख कालखंड, 1 झील। एक ही संकरे किनारे पर अलग अलग सदियों में दक्षिण एशिया, भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व एशिया से आए लोग अपनी अंतिम विश्राम स्थली पाते रहे। रूपकुंड का रहस्य दरअसल एक रहस्य नहीं है, ये कई रहस्य हैं। आज रूपकुंड भारत के सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग गंतव्यों में से एक है।
हर साल हजारों ट्रेकर इस मार्ग पर निकलते हैं। एक यात्रा जो 7 से 9 दिन लेती है, हिमालय के कुछ सबसे शानदार परिदृश्यों से गुजरती है और एक ऐसी झील पर खत्म होती है जो दुनिया के किनारे जैसी लगती है। शिखर दिवस पर वे सुबह होने से पहले निकलते हैं। अंधेरे में हेडटॉर्च की रोशनी, पतली ठंडी हवा में सांसें भापती हुई। भगवाबासा से रूपकुंड तक की चढ़ाई 3 किलोमीटर की है, खड़ी, बर्फीली, अक्सर हाथों और घुटनों के बल रेंगना पड़ता है। और फिर ठीक जब त्रिशूल की चोटी के पीछे से सूरज उगता है, वे पहुंच जाते हैं। झील छोटी है, एकदम गोल, चट्टान और बर्फ से घिरी, और उसके चारों ओर साफ उथले पानी में और किनारे पर हड्डियां, सैकड़ों, प्राचीन, धैर्यवान, ठीक वहीं जहां वे गिरे थे। लेकिन ये झील खतरे में है। दशकों से पर्यटक, ट्रेकर और यहाँ तक कि शोधकर्ता भी हड्डियां यादगार के तौर पर या नमूने के रूप में ले जाते रहे हैं। खच्चरों पर, जेबों में, थैलों में। चमोली जिला प्रशासन बार बार चेतावनी दे चुका है। अगर संरक्षण उपाय नहीं किए गए तो ये कंकाल, जो यहाँ मरने वाले लोगों के अपरिहार्य पुरातात्विक साक्ष्य हैं, धीरे धीरे हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। हर पतझड़ में बेदनी बुग्याल में एक धार्मिक उत्सव मनाया जाता है जिसमें आसपास के गांव भाग लेते हैं। और हर 12 साल में महान नंदा देवी राज्यात यात्रा इस क्षेत्र से गुजरती है। 200 किलोमीटर की एक प्रक्रिया जिसमें देवी नंदा को औपचारिक रूप से उनके पहाड़ों के पार ले जा। रूपकुंड तक पहुंचने के लिए आपको एक लंबा और कठिन ट्रैक करना पड़ता है। ये सफर शुरू होता है छोटे छोटे गांवों से, जहां लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं। शुरुआत में रास्ता आसान लगता है, चारों तरफ हरियाली, पेड़ और ठंडी हवा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ता बदलने लगता है। पेड़ खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह लेते हैं खुले मैदान, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। ये मैदान इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको लगता है जैसे आप किसी सपने में हैं। लेकिन ये खूबसूरती ज़्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा अतली होने लगती है, चलना मुश्किल हो जाता है, हर कदम भारी लगता है। और तभी आपको एहसास होता है कि ये सफ़र आसान नहीं है। अब एक पल के लिए सोचिए, आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं। आपके साथ सैकड़ों लोग हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, सब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आसमान धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले हल्के बादल, फिर तेज हवा, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। रूपकुंड ट्रैक को सिर्फ रूपकुंड तक जाने का सफर नहीं माना जाता। असल में ये ट्रैक नंदा देवी राज्यात यात्रा के रुट का एक हिस्सा है जो हर 12 साल में होती है। रूपकुंड ट्रैक का सबसे खूबसूरत हिस्सा है अली बुग्याल और बेदनी बुग्याल। ये विशाल घास के मैदान हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर फैले हुए हैं। बरसात के समय ये पूरे हरे हो जाते हैं और सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं। रूपकुंड झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है और सिर्फ कुछ महीनों में ही ये साफ दिखाई देती है। सिर्फ झील के किनारे ही नहीं, बल्कि झील के अंदर भी कई कंकाल मौजूद हैं। जब पानी साफ होता है तो ये साफ दिखाई देते हैं। रूपकुंड ट्रैक का सबसे बड़ा खतरा जानवर या रास्ता नहीं, बल्कि मौसम है। यहाँ मौसम मिनटों में बदल सकता है। ये ट्रैक आसान नहीं है। ऊंचाई की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और कई लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो जाती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जगह आज भी श्रापित है और यहाँ जाने से पहले देवी का सम्मान करना जरूरी है। रूपकुंड ट्रैक में कई ऐसे पॉइंट हैं जहां से हिमालय का 360 व्यू मिलता है, जो इसे और भी खास बनाता है। रूपकुंड ट्रैक की शुरुआत होती है लोहाजंग नाम के एक छोटे से गांव से। यह गांव लगभग 7600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि लोहाजंग का मतलब होता है लोहे का युद्ध, और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव और एक राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। आप ये लाइन जोड़ सकते हो। रूपकुंड तक पहुंचने का रास्ता कुछ इस तरह है।
लोहाजंग गिव्स, दिदना गिव्स, अली बुग्याल गिव्स, बेदनी बुग्याल गिव्स, पात्र नचौनी गिव्स, भगवावासा गिव्स, रूपकुंड। हर जगह का अपना अलग अनुभव है। अली और बेदनी बुग्याल ये ऐसे घास के मैदान हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर फैले हुए हैं। बरसात में ये पूरी तरह हरे हो जाते हैं और सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं। इस जगह का नाम ही काफी अजीब है, पात्र नचौनी। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कुछ नाचने वाली महिलाओं को देवी के श्राप से पत्थर बना दिया गया था। भगवासा का मतलब होता है भगवान का निवास। ये रूपकुंड से पहले का आखिरी कैंप है और यहीं से ट्रैक सबसे कठिन हो जाता है। इस ट्रैक का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा है यहाँ का रात का आसमान। यहाँ से आप मिल्की वे साफ देख सकते हो। रूपकुंड की ठंड इतनी ज्यादा है कि यहाँ पड़े कंकाल सदियों तक खराब नहीं हुए। कुछ में तो बाल और त्वचा के निशान भी मिले हैं। कुछ समय के लिए इस ट्रैक को बंद कर दिया गया था। कारण था पर्यावरण को नुकसान और कंकालों के साथ छेड़छाड़। ऊपर के हिस्से में कोई साफ रास्ता नहीं होता, बर्फ सब कुछ ढक देती है। रूपकुंड जाने का सही समय है मई, जून, सितंबर, अक्टूबर। ये ट्रैक आसान नहीं है। ऊंचाई की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और कई लोगों को ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है। यहाँ की खामोशी और ऊंचाई कई लोगों को अजीब सा एहसास देती है। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये प्रकृति, रहस्य और इतिहास का ऐसा मेल है जिसे समझना आसान नहीं। हर कदम के साथ ये पहाड़ आपको परखते हैं। यहाँ रास्ता आसान नहीं, लेकिन मंजिल उससे भी ज्यादा खास है। ये ट्रैक सिर्फ दूरी का नहीं, हिम्मत का है। जितना ऊपर जाते हो उतना खुद के करीब आते हो। यहाँ सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ हवा भी अलग लगती है, जैसे कुछ कह रही हो। खामोशी इतनी गहरी है कि खुद की आवाज सुनाई देने लगती है। हर तरफ बस सफेदी और उसके बीच एक अनकहा रहस्य। यहाँ प्रकृति खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। ये कंकाल सिर्फ हड्डियां नहीं, अधूरी कहानियां हैं। हर खोपड़ी के पीछे एक अनकही मौत छुपी है। यहाँ सन्नाटा भी डराता है, जैसे ये लोग आज भी कुछ कहना चाहते हों। रूपकुंड जहाँ मौत भी एक रहस्य बन गई। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ आकर समझ आता है इंसान कितना छोटा है। रूपकुंड एक सवाल है जिसका जवाब आज भी नहीं। कुछ रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही रहते हैं। हम अब जानते हैं कि 9वीं सदी में रूपकुंड में लोग मरे थे, संभवतः नंदा देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा के दौरान एक अचानक आई ओलावृष्टि में। हम जानते हैं कि सदियों बाद एक अलग समूह के लोग पूर्वी भूमध्य सागर से किसी ऐसे कारण से जो हम समझ नहीं सकते यहाँ भी आए और यहाँ भी मरे। हम जानते हैं कि उनमें दक्षिण पूर्व एशिया से आया एक तीसरा व्यक्ति भी था, लेकिन जो सवाल बचे हैं वे कहीं ना कहीं जवाबों से भी बड़े हैं। ये झील क्यों? 1000 साल के अंतराल में और दुनिया के 3 कोनों से लोग यहाँ क्यों मरते रहे? क्या ये सिर्फ संयोग था कि बहुत अलग अलग जगहों के लोग इतिहास के अलग अलग क्षणों में उन तूफानों में फंस गए जो इस ऊंचाई पर आते ही रहते हैं? या रूपकुंड में कुछ ऐसा है, इस छोटी पूरी तरह गोल देवी की गोद में बसी रहस्यमय झील में, जो जीवित लोगों को अपनी ओर खींचता है? और अगर ऐसा है तो क्यों? बर्फ गिरती है, हड्डियां छुप जाती हैं, झील प्रतीक्षा करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसे ही रहस्यमयी और एडवेंचर से भरे वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है अगली बार हम किसी और ऐसे ही रहस्य को एक्सप्लोर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।